हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर कुछ स्टूडेंट पुराने होंगे और कुछ स्टूडेंट आज नए जुड़े होंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने चैप्टर जो हमारा 4 है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4, हम लोग हमारे वित्तीय संस्थान इसको पढ़ाई करने वाले हैं आज की क्लास में, वो भी पूरा एक्सप्लेन के साथ। तो अगर आप लोग अभी इसके 3rd चैप्टर तक जो हमारा 3 चैप्टर की पढ़ाई किए हैं, जो चैप्टर 3 है हमारा, जो आपका मेन टॉपिक है। पहला चैप्टर का नाम है आपके अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, सेकेंड चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय, और 3rd चैप्टर है मुद्रा बचत एवं साख। अगर इस तीनों का आप लोग क्लास अटेंड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसका प्लेलिस्ट मिलेगा, वीडियो का लिंक मिलेगा, तो आप जाके वहां से इसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हमारे वित्तीय संस्थान। इससे पहले हम लोग तीनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी देख चुके हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तीनों चैप्टर की तैयारी कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्लास 10th की सारी पेपर की तैयारी कराई जा रही है और स्पेशली फोकस आपके सोशल साइंस पेपर पर किया गया है और साइंस पेपर पर किया गया है। उसके बाद हम लोग सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं 3 बजे। आप लोग ज्वाइन भी किए होंगे 3 बजे के टेस्ट को। तो अभी हम लोग इस चैप्टर की पढ़ाई करते हैं, हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। तो हमारा चैप्टर है वित्तीय संस्थाएं। तो पहले हम लोग समझते हैं वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, मतलब वित्तीय जो संस्थान है ये क्या होती है। तो ये चैप्टर का भी नाम है हमारे वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं वित्तीय संस्थान हमारे क्या होती है, इसी को हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रदान किया जाएगा अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो अगर आप लोग बीच में छोड़ के चल जाते हैं तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग हमारी क्लास को इन तक देखते हैं, इन तक ज्वाइन रखते हैं, तो मैं अंत में आपका नाम पूछूंगा या आपका अटेंडेंस लूंगा, तो आप लोगों को फिर इसका पीडीएफ दिया जाएगा। तो हमारे वित्तीय संस्थान, तो हमारे देश की वे संस्थान जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम मतलब इंटरप्राइज एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसी संस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, वित्तीय संस्थान। फिर से ध्यान से समझिए, हमारे देश की वे संस्थान मतलब हमारे देश की वे संस्थान जो आर्थिक विकास के लिए, हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, जीडीपी के लिए उद्यम इंटरप्राइजेज एवं व्यवसाय बिजनेस को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब उसके वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उसके पैसे देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है या कुछ भी बिजनेस है तो उसके पास उतना रुपया नहीं होता है कि वह अपने कामकाज को चला सके। ऐसी स्थिति में वे लोन लेते हैं, तो उसी को हम लोग वित्तीय संस्थान बोलते हैं। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, हमारे देश की वे संस्थान जो आर्थिक विकास के उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसे संस्थान को हम लोग वित्तीय संस्थान कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि हमारे वित्तीय संस्थान क्या है, लिखे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये राज्य संपोषित होते हैं और देश की केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश के अंतर्गत काम करते हैं। वित्तीय संस्थान जो होते हैं ये राज्य संपोषित होते हैं, मतलब राज्य के होते हैं। लेकिन ये देश की केंद्रीय बैंक, मतलब देश का केंद्रीय बैंक कौन है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश के केंद्रीय बैंक के जो RBI जो दिशा निर्देश जारी करता है उसके अंतर्गत ये काम करती है ये वित्तीय संस्थान। तो ये संस्थाएं राज्य संपोषित होती है और देश के केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश के अंतर्गत काम करती है वित्तीय संस्थाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वित्तीय संस्थान किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। अगर आप लोगों से पूछा कि वित्तीय संस्थान को क्या कहा जाता है, तो वित्तीय संस्थान को किसी भी देश का मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आप लोग इस पॉइंट को याद रख लेंगे, वित्तीय संस्थान को किसी भी देश का मेरुदंड, मेरुदंड का मतलब क्या हो गया, रीढ़ की हड्डी। हम लोग रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड करते हैं, आप लोग ऐसा बायोलॉजी में पढ़े होंगे। तो वित्तीय संस्थान को किसी भी देश का मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये हमारा हुआ वित्तीय संस्थान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का परिभाषा। तो आप लोग इसकी याद कर लेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा 2 नंबर में पूछता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके ये क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा। मेरे अंदाज से मैंने बुक से भी क्वेश्चन को तैयार किया। हाँ, तो आपके बुक में लघु शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन नहीं है, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, तो आप इस आंसर को लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने हम सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और सभी
क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए गए हैं सभी का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। मतलब इस वीडियो का हमारा 2 पार्ट होगा, आज हम आधा डिस्कस करेंगे, आधा कल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को, दोनों वीडियो को देखते रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आपको इस चैप्टर के बुक के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड पॉइंट है, सरकारी वित्तीय संस्थान, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सरकारी वित्तीय संस्थान हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट वित्तीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो सरकार द्वारा जो चीज स्थापित किए जाते हैं, सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित वित्तीय संस्थान को सरकारी वित्तीय संस्थान कहते हैं। जैसे एसबीआई हो गया, सीबीआई हो गया, मतलब पीएनबी मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब हमारे सरकार द्वारा स्थापित या संपोषित वित्तीय संस्थान है, इसलिए इसको हम लोग सरकारी वित्तीय संस्थान कहते हैं। इसमें जो हमको लोन या वित्तीय मदद प्रदान होती है, इसमें कुछ हम लोग गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से मिलती है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड जो हमारा है आज का पॉइंट, वो है आपका वित्तीय संस्थान के प्रकार। तो अब आपसे क्वेश्चन है, आपके बुक में भी आपसे पूछा गया है कि वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के होते हैं। तो वित्तीय संस्थान के प्रकार, तो एक होता है हमारा राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और दूसरा होता है हमारा राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान को हम लोग बोलते हैं नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा हमारा है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान, जिसको हम लोग स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइएगा। वित्तीय संस्थान 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जिसको हम लोग नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अब हम लोग एक एक करके दोनों को विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको कहते हैं, और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे वित्तीय संस्थान जो देश के वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण और निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों की संपादन करती है, तो उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको पूछता है वो पूछता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दे देगा 5 नंबर में। आप लोग मेरे बातों को ध्यान से समझेंगे ताकि आप लोग अपनी तैयारी इसी अनुसार कर सके। तो पहला हमारा राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग लिखिएगा राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का परिभाषा, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है और तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इनके 2 महत्वपूर्ण अंग है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के 2 महत्वपूर्ण अंग है। पहला हमारा भारतीय मुद्रा बाजार मतलब इंडियन मनी मार्केट, और दूसरा हमारा है भारतीय पूंजी बाजार इंडियन कैपिटल मार्केट। तो ये हमारा राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। आप लोग पूछिए, अपने बुक में क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन भी दिखा दूं। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपका पहला नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन करें। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान आप लोग इतना दूर लिख दीजिएगा, ऐसी वित्तीय संस्थान जो देश की वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन और राष्ट्रीय स्तर के वित्त प्रबंधन कार्यों का संपादन करती है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, उसका परिभाषा। अब आपका आता है इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लिखिएगा इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है भारतीय मुद्रा बाजार इंडियन मनी मार्केट, और दूसरा हमारा है भारतीय पूंजी बाजार। और उसके बारे में भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में 2 लाइन और भारतीय पूंजी बाजार के बारे में 2 लाइन लिख दीजिएगा। मैंने दिखाता हूं कि आप लोग कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं भारतीय मुद्रा बाजार। तो भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग भारतीय पूंजी बाजार इंडियन मनी मार्केट। तो अपने देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे हम लोग भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। और भारतीय पूंजी बाजार उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। अगर आपसे पूछा कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार की वित्तीय मदद दी जाती है, तो आप लोग बताइएगा इसमें अल्पकालीन या मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है, इसी को हम लोग भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं।
और भारतीय पूंजी बाजार में दीर्घकालीन लोन का प्रदान किया जाता है, मतलब बहुत समय के लिए वित्तीय व्यवस्था एवं लोन प्रदान की जाती है। इसको हम लोग भारतीय पूंजी बाजार बोलते हैं। अब मुद्रा बाजार किसको कहते हैं? तो अपने देश के मुद्रा बाजार जहाँ उद्योग व्यवसाय के लिए खुद जैसे 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए लोन दी जाती है, उसको हम लोग भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। और पूंजी बाजार किसको कहते हैं? जिसमें दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन की व्यवस्था होती है। तो ये हमारा परिभाषा हुआ भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे दिया, वित्तीय संस्थान की परिभाषा भी दे दी। ये 2 प्रकार के होते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। दोनों के बारे में 2-2 लाइन लिख दीजिएगा। आपको 5 में 5 नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। आप इस दोनों क्वेश्चन का इतना ही आंसर लिखिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग समझते हैं बैंकिंग प्रणाली को। क्या समझते हैं? बैंकिंग प्रणाली को। तो बैंकिंग प्रणाली में सबसे पहला आता है हमारा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। बैंकिंग प्रणाली जो है इसको 3 प्रकार के बैंकिंग सेवा में बांटा गया है। 3 प्रकार के बैंकिंग सेवा होती है, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा केंद्रीय बैंक, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई देश की केंद्रीय बैंक है। देश की केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है। यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्थान के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं के दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग देती है। यह देश के शीर्ष बैंकिंग मतलब उच्च बैंकिंग संस्थान के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं के दिशा निर्देश एवं संचालन का में सहयोग देती है। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल बैंक। दूसरा हमारा था वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक जो हमारे आसपास में जितने भी बैंक सेक्टर आते हैं वो सब कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक किसको कहते हैं? वाणिज्य बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था क्रियाओं का संचालन होता है। वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल बैंक के द्वारा ही बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, ना कि केंद्रीय बैंक के द्वारा। अगर आपसे कोई पूछा कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाकलाप का संचालन किसके द्वारा होता है, तो आप लोग बताइएगा वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। आरबीआई हमारा जो है केंद्रीय बैंक जो ये हमारा दिशा निर्देश एवं संचालन करता है, उसका पालन करना होता है कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक को। तो अधिकतर वाणिज्य बैंक सीधे सरकार के नियंत्रण में काम करती है, जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। वैसे बैंक जो सीधे सरकार के नियंत्रण में काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक। और ऐसे बैंक जिसके नाम के अंत में स्मिथ एलटीडी जुड़ा रहता है, वैसे बैंक को हम लोग निजी क्षेत्र के बैंक कहते हैं। जिसके नाम के आगे में एलटीटी, अगर आप बहुत सारे बैंक सुने हो तो इसके आगे में लिमिटेड लगा रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं निजी क्षेत्र के बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक। और जिसके अंतर्गत जो ये एलटीडी नहीं लगाता, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी जो हम लोगों का एलटीडी नहीं लगा हुआ, तो इससे सीधे जो है सरकार के नियंत्रण में काम करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक। तो अगर आपसे कोई पूछा बैंकिंग एवं वित्तीय संचालन का जो होता है काम काज किसके द्वारा होता है, तो वाणिज्य बैंक के द्वारा। आपके सामने 3 ऑप्शन दे देगा, पहला दे देगा केंद्रीय बैंक, दूसरा दे देगा वाणिज्य बैंक, तीसरा दे देगा सहकारी बैंक और चौथा देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग चूज कीजिएगा वाणिज्य बैंक। अब हमारा आता है सहकारी बैंक। अब हमारा क्या आता है? सहकारी। तो सहकारी बैंक में मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं, कोऑपरेटिव बैंक। तो जिसको हम लोग आपसी सहयोग से बैंक जो चलाते हैं उसको हम लोग सहकारी बैंक बोलते हैं। उसके बाद हम लोग सहकारी बैंक आप लोगों को मैं सिर्फ ब्रीफ करा देता हूं, जिसको हम लोग आपसी सहयोग के आधार पर, सद्भावना के आधार पर चालू करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम लोग कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। जैसे आप लोग कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारे नाम सुनेंगे कोऑपरेटिव बैंक का। ये तो हल्का फुल्का आरबीआई के निर्देशानुसार काम करता है। ये राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है। जैसे आप लोग अगर स्वयं सहायता समूह यूज करते हैं तो ये सभी हमारा कोऑपरेटिव बैंक हो जाता है। तो ये हमारे नियंत्रण सरकार के हाथ में, मतलब राज्य के हाथ में होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्या है? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान क्या होते हैं। ये आपके बुक में क्वेश्चन भी होगा कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेकेंड नंबर है। राज्य की वित्तीय संस्था को कितने भागों में बांटा गया है, संक्षिप्त वर्णन करें। और हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में दिया गया है राज्य स्तरीय वित्तीय स्रोत के कार्यों का वर्णन करें। तो आपको सारे आंसर इस पॉइंट के अंतर्गत मिलेगी, आप इसको अपने आंसर लिख सकते हैं। तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान, तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के। पहला जो होता है वो हमारा होता है गैर संस्थागत, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशन, मतलब पहला होता है हमारा गैर संस्था। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप अपने व्हाट्सएप नंबर जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है आप इस पर मैसेज करके आप लोग इसका सोल्यूशन पा सकते हैं अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो। वैसे आप कहीं समझने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस किए हुए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। आपके सारे सब्जेक्टिव, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं या जो नहीं पूछ सकते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप एग्जाम देने गए तो। इसलिए आप लोगों के लिए थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव दीजिएगा लेकिन बाद में भूल जाएगा, लेकिन आप लोग उसकी थ्योरी को जानते हैं तो आप उसके ऑब्जेक्टिव को अपने आप गेस कर सकते हैं। तो गैर संस्थागत नॉन इंस्टीट्यूशन पहला होता है, और दूसरा हमारा जो होता है वो आपको होता है संस्थागत, जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। मतलब गैर संस्थागत का मतलब हो गया आप अगर गांव में जाइएगा तो आपको महाजन लोन देगा, ये सब हमारा हो गया गैर संस्थागत। जैसे अपने दोस्त हुए, आपके दोस्त, फैमिली मेंबर, अगर आप किसी रिश्तेदार से लोन लेते हैं और मतलब कि जो गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है तो उसको हम लोग राजस्थानी महाजन। सबसे अच्छा जो स्रोत है गैर संस्थागत का लोन लेने के लिए वो है महाजन, सेठ, साहूकार, ये सब जो व्यापारी, ये सब रिश्तेदार एवं मंडी, ये सब हमारे आते हैं गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा गैर संस्थागत स्रोत किसको बोलते हैं तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको ब्रीफ करा रहा हूँ। गैर संस्थागत वैसे स्रोत जो हमें बिना किसी गारंटी के लोन देता है या कुछ हमारे जमानत अब जब्त करके देते हैं उसको हम लोग गैर संस्थागत नॉन इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है वो होता है हमारा महाजन। महाजन सबसे ज्यादा लोकप्रिय साधन है गैर संस्थागत लोन देने का। उसके आता है हमारा सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य, ये सभी जो हमारे आते हैं गैर संस्थागत के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा रिश्तेदार एवं अन्य किस स्तरीय में आता है तो आप लोग बताइएगा गैर संस्थागत के अंतर्गत, क्योंकि ये सब रजिस्टर करा के नहीं रहते हैं। अब आते हैं हम लोग संस्थागत। संस्थागत किसको बोलते हैं तो सहकारी बैंक, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आपके अगल बगल में भी होगा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जिसको हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं। ये सब व्यवसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक जिसको हम लोग SBI, व्यवसायिक बैंक में कौन सा बाकी SBI, PNB, एक्सिस, HDFC, ये सब हमारा व्यवसायिक बैंक के अंतर्गत आ गया। तो संस्थागत हो गया हमारे सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये आपका रहा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान। अगर आपसे पूछा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान क्या होती है तो जो हमारे राज्य के अंतर्गत आती है उसको हम लोग राज्य स्तरीय बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला गैर संस्थागत और दूसरा संस्थागत। तो वैसे गैर संस्थागत के अंतर्गत आते हैं हमारे महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य, और संस्थागत के तहत आते हैं सहकारी, प्राथमिक बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब हम एक एक करके समझते हैं। गैर संस्थागत पहले समझ लेते हैं क्या होता है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, महाजन गांव में ऋण प्रदान करने का एक लोकप्रिय साधन माना जाता है। मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट किया, महाजन जो है गांव में ऋण प्रदान करने का एक लोकप्रिय साधन माना जाता है। महाजन से कर लेना और सरल एवं महज होता है। महाजन से कर लेना और देना एक सरल एवं महज होता है। उसका ऋण देने का आधार व्यक्ति के अमानत के रूप में उनके जमीन, जेवर जेवरात तथा अन्य कीमती सामानों को गिरवी रख लेते हैं। जो आपको ऋण देता है उसके आधार पर जो महाजन है वो आपकी जमानत के रूप में आपके जमीन के कागज या जेब जेवरात या अन्य कीमती सामानों की गिरवी रखते कि ये आपको जानते हैं तो ही आपको लोन देते हैं। अब हम लोग इसके बाद का जो देखेंगे आपको जो है ये हमारा गैर संस्थागत। अब हमारा जो आता है संस्थागत वो जो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संस्थागत वित्तीय स्रोत, जो हम लोग कल 8 PM में देखेंगे। तो कल 8 PM में आप लोग ज्वाइन हुएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संस्थागत वित्तीय स्रोत किसको बोलते हैं। आप लोग इस क्लास को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि हम लोग इसमें इसी से आपका संस्थागत वित्तीय स्रोत से भी आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल 8 बजे मिलते हैं। अगर आप लोग क्लास को अब तक देखे, जो भी स्टूडेंट इन किए हैं वो नीचे अपना अटेंडेंस बना दे, आप अपना नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा। और हमें व्हाट्सएप नंबर जो हमारा ये है 95, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी नोट कर लीजिए। आप लोगों को इसको व्हाट्सएप करना है, सर मैंने आपका क्लास किया था, और आप लोग अपने नाम के साथ हमें मैसेज करेंगे ताकि मैं आपका नाम देख लूं कि आप क्लास किए थे कि नहीं। उसके बाद मैं आपको इसका PDF प्रदान कर दूंगा।
तो ये हमारा नंबर रहा, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा नंबर का, और हमारे ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ ग्रुप एडमिन होगा, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर है, आप लोग इससे ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं संस्थागत वित्तीय स्रोत क्या होता है। तो कल 3 बजे भी आप लोग टेस्ट तैयार रहिएगा। हमारा 2 टाइम क्लास होता है, 3:10 में एक लाइव सेशन स्टार्ट होता है, दूसरा हमारा 8 बजे होता है, जो अभी आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए बाय।